बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा। इंतखाबात के बाद हुकूमतों की तश्कील, असम्बलियों की तश्कील और उस पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए जो है इंतखाबात और जारी हैं। पाकिस्तान में आज कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और इत्तेहादियों के, वो थे सरदार अयाज सादिक, वो कामयाब हुए। जबकि डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार थे वो थे गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, वो भी उसमें कामयाब हुए। आज इस असम्बली में फॉर्म 45-47 की बड़ी तकरार हुई। गौहर अली खान ने आज असम्बली में कहा कि ये जो हमारे यहाँ अजनबी बैठे हुए हैं, लफ्ज़ अजनबी का उन्होंने इस्तेमाल किया कि असम्बली के अंदर अजनबी बैठे हुए हैं, इन अजनबियों से जान छुड़ानी होगी। हमारी 180 से ज़ायद सीटें हैं जिन पर धावा बोला गया, डकैती मारी गई और फॉर्म 45 को हटाकर फॉर्म 47 जो एक जाली दस्तावेज थी, जाली फॉर्म 47 जो थे वो जारी किए गए। और इसमें अमूमन ये होता है, जो इलेक्शंस में, इंतखाबात में होता रहता है कि पहले और दूसरे नंबर वाले उम्मीदवारों में मुकाबला होता है। पहले वाला जीत जाता है या उसे दूसरे वाले को जितवा दिया जाता है, और ये होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। ये फॉर्म 47 का खेल हमेशा से जारी है। लेकिन इस मर्तबा जैसे फॉर्म 45 की इत्तला लोगों को मिली, उसी तरह फॉर्म 47 भी एक्सपोज हुआ। और इस दफा जब फॉर्म 47 हुआ तो लोगों को इतना पता था कि फॉर्म 47 में धांधली की गई है और पूरी कौम उस पर सरापा एहतजाज होगी। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि जी फॉर्म 47 में जो था, जो सबसे अहम चीज हुई और जिसने सब लोगों को परेशान किया कि पहले नंबर या दूसरे नंबर वालों को ऊपर नीचे कर दिया जाता तो कर दिया जाता। अक्सर जगहों पे ये हुआ, तीसरे या चौथे नंबर पर आने वालों को नीचे से उठाकर, ज़ाहिर है वोट तो पूरे करने थे, वोट तो काउंट तो करने नहीं थे, फॉर्म 47 में जो लिखना था वो लिख दिया। इस तरह ये एक धांधली तो नहीं इसे कह सकते हम, डकैती कह सकते हैं, चोरी और सीना जोरी कह सकते हैं, सीना जोरी कह सकते हैं इसे हम। तो ये किया गया। तो इस पर बात हुई कि ये जो अजनबी बैठे हुए हैं, आमिर डोगर जो असेंबली के स्पीकर के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी यही कहा, ये अजनबी जब तक बैठे रहेंगे इनका दाखिला तो मना होना चाहिए, ममनू है पाकिस्तान के आईन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक। लेकिन बहरहाल जिस पर स्पीकर ने कहा, जिस वक्त इंतखाब हो रहा था, उस वक्त राजा परवेज अशरफ, उन्होंने कहा जिस तरह आपने हलफ उठाया है वैसे ही इन लोगों ने भी हलफ उठा लिया है। जैसे आप मेंबर बन गए हैं दस्तखत करके, उसी तरह ये लोग भी मेंबर, अभी तक फिलहाल तो ये कहेंगे अब इसके लिए कानूनी रास्ते हैं, आप इख्तियार कीजिए। लेकिन एक चीज बहुत अहम है, अब समझ में नहीं आ रहा कि असेंबली का जब इजलास होता है, पहला इजलास जैसे गुज़िश्ता रोज हुआ जिसमें हलफ बर्दारी हुई, तो हलफ उठाया गया। तमाम अरकान असेंबली से हलफ लेता है स्पीकर, और अगर वो खुद मुंतखब हुआ होगा तो वो अपना हलफ खुद उठा लेगा। अब ये कानूनी नुक्ता है, मैं तो कानून का तालिब इल्म भी नहीं, तो ये हमारे जो लोग हैं, जो आईनी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो इस पे सोचें और इस पे रास्ता देखें कि क्या कानून में ये गुंजाइश है कि एक स्पीकर जो है वो ठीक है अगली असेंबली के लिए इलेक्ट हो गया है, लेकिन उससे कोई दूसरा आदमी हलफ लेता है, वरना तो कल को हर शख्स खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरा हलफ मैं खुद ले रहा हूं, और उसके लिए बाकायदा कोई मसला भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर राजा परवेज अशरफ साहब का हलफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ और वो बाकायदा मेंबर नहीं बने कौमी असम्बली के, तो जो मौजूदा स्पीकर हैं उनके जरिए उनका हलफ दिलवा दिया जाए ताकि वो उसके स्पीकर अपना कौमी असम्बली के मेंबर बन जाए। दूसरी तरफ आज वजीर आला KPK का इंतखाब हुआ और गंडापुर साहब ने आज हलफ उठाया, अपना इलेक्शन जीता, और उसके बाद उन्होंने खिताब किया। खिताब में उन्होंने 2-3 चीजें बहुत अहम की। एक तो उन्होंने अरकान असेंबली से कुरान मजीद पर हलफ उठवाया कि हम न करप्शन करेंगे न करप्शन करने देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हमारे जो मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली हों, वो इस तरह हलफ उठाएं और वो करप्शन न करें,
نہ کرنے دیں، تاکہ جو ہے لوگ جو ہیں ہمارے مستقبل میں اس کرپشن فری پاکستان کے لیے آگے بڑھیں اور بہتر کر سکیں اس ملک کو۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے بگٹی صاحب کا ایک ہی نام آیا تھا، پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار تھے اور انہوں نے ہی فارم جمع کرائے، تو شام ان کا اعلان کر دیا گیا کہ بگٹی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اب بگٹی صاحب کے منتخب ہونے کے بعد اب ایک راستہ جو سینٹ کے چیئرمین کا ہے، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین پچھلے 6 برس سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، صادق سنجرانی صاحب، تو وہ ہیں، اور ان کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہمارے نگراں وزیر اعظم رہے ہیں، سینٹ سے استعفیٰ دے کر گئے تھے اور دوبارہ سینٹ میں ہی چلے جائیں گے اور اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین بنیں گے اور غالباً اگلے 6 برس تک وہ ظاہر ہے وہ رہیں گے، سینٹ کے چیئرمین 2 ٹرم تک وہ رہیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ آئینی سربراہ جو ہے صدر کے بعد سینٹ چیئرمین ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت ہی مضبوط امیدوار جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں گے۔ جو ہمارے یہاں پچھلے 2-3 دن سے جو ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے اور گوادر ڈسٹرکٹ میں، کیچ ڈسٹرکٹ میں شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ گوادر شہر کی تو حالت یہ ہے کہ گوادر شہر تو ڈوب چکا ہے، پورا شہر ڈوب گیا ہے اور اس پر لوگوں کی پریشانیاں بے انتہا ہے۔ بجلی نہیں ہے اور بجلی بند کی ہوئی ہے، یقیناً ایسے موقعوں پر بجلی بند ہی کر دی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تاریں گری ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے جانی اموات کا خدشہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں اب یہ حالات کتنے دنوں میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ پاکستان آرمی ہے، بحریہ ہے، یہ تمام جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ریلیف ایکٹیویٹی کے لیے مدد کر رہی ہیں، خود بھی کام کر رہی ہیں اور سول ایڈمنسٹریشن کی بھی مدد کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد SSP کو جو ہے وہ سزائیں سنائیں، SHO کو سزائیں سنائیں جو ان کے ایک توہین عدالت کا ایک کیس تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو ریلیف بھی دے دیا کہ 1 مہینے کے لیے معطل بھی کر دی، جس کے بعد انہوں نے اپیل کر دی۔ لیکن یہ اگر یہ ہمارے ہاں یہ سزائیں کم از کم علامتی ہی بن جائیں اور لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمیں سزا مل سکتی ہے، تو آئندہ یہ لوگ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔